हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज एक नए सेशन के साथ आया हूँ। अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ रहा नहीं। क्लास 10th का थोड़ा बहुत मटेरियल आपको दिया मैंने, फिर क्लास 12th का दिया। क्लास 11th लेकर के आज मैं पहली बार आया हूँ और आज एक अच्छे खासे चैप्टर के साथ आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। आज डिस्कशन होगा कोनिक सेक्शन के ऊपर। कोनिक सेक्शन एक्चुअली किस तरीके से समझा जाए कि हमारे लिए आसान हो जाए। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कोनिक सेक्शन में हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें सीखनी है, किस तरीके से सीखना है, इन सब चीज़ों पर एक लंबी चर्चा आज होने वाली है। तो कोनिक सेक्शन की शुरुआत से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे क्लास 10th में हम लोगों ने 9th में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ा, जहाँ पर हमने उसका ग्राफ जब प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्लास 10th में जब हम आए तो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब हमने किसी लाइन का ग्राफ प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसी तरीके से जब हम क्लास 11th में आए तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे टाइप्स पढ़े और उनको जब हमने प्लॉट किया तो फिर हमें स्ट्रेट लाइन ही मिली। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके अगर किसी कर्व की प्लॉटिंग की जाए तो उनकी क्या खास बात है, उसमें क्या बेसिक्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें किन चीज़ों की स्टडी हमें करनी है और किस तरीके से उन कर्व्स को हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, किस तरीके से कर्व का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से बनता है, तो उस पर हमारा डिस्कशन होगा। देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का मतलब, सेक्शन का मतलब होता है काटना। तो किसी भी कोन से कोई चीज ऐसी काटी जाए जो एक कर्व का रूप ले ले, तो कोन से किस तरीके से सेक्शन निकाले जाएं और किस तरीके का सेक्शन निकालने के बाद किस तरीके का कर्व फॉर्म होता है, एक्चुअली जो डिस्कशन होना है इसी टॉपिक पे होना है कि किसी कोन से जो सेक्शन हम काटते हैं, जो सेक्शन हम निकालते हैं, वो किस किस तरीके से निकल सकते हैं और जिस तरीके से भी निकल सकते हैं, एक्चुअली वो कर्व किस किस टाइप के दिखेंगे। यहां पर जो हमें कर्व देखने हैं, वो सबसे पहला कर्व हमें मिलेगा जो वो है वो सर्कल। दूसरा जो कर्व हमें मिलने वाला है वो है पैराबोला। तीसरा जो कर्व हमें मिलने वाला है वो है इलिप्स और जो चौथा हमें कर्व मिलने वाला है वो है हाइपरबोला। तो यहां पर 4 तरीके के कर्व के बारे में हमारा डिस्कशन होना है और वो 4 तरीके के कर्व किस तरीके के सेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से उनका कटना पॉसिबल है कि हमें इलिप्स मिल जाए, किस तरीके से उनका सेक्शन पॉसिबल है कि हमें पैराबोला मिल जाए, किस तरीके से उनका सेक्शन पॉसिबल है कि हमें सर्कल मिल जाए और किस तरीके से उनका सेक्शन पॉसिबल है कि हमें एक हाइपरबोला मिल जाए। और फिर उनकी पैराबोला की अलग, सर्कल की अलग, इलिप्स की अलग और हाइपरबोला की अपनी अपनी अलग कंडीशंस हैं। उन सारी कंडीशंस पे एक एक करके हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन की, क्योंकि अगर हमारा सेक्शन पर डिस्कशन अधूरा रह गया तो फिर आगे वाली चीज़ें जो हैं उनको हम ढंग से महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन है, एक्चुअली ये सेक्शन का नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा, इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा, इस पे सबसे पहला डिस्कशन है। चलिए आराम से हम इन चीज़ों को क्लियर करते हैं और आराम से इन पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेक्शन एक्चुअल में है क्या। देखिए, बात ये है कि यहाँ पर कुछ फिक्स लाइन और कुछ फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। मान लेते हैं कि देखिए हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कोनिक सेक्शन।
कोनिक सेक्शन के बारे में हमारा डिस्कशन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फिक्स लाइन ले लेते हैं। ये हमारी एक फिक्स लाइन है, चलिए इसको हमने L कंसीडर कर लिया। क्या है ये? एक फिक्स लाइन है और इस फिक्स लाइन को हमने L का नाम दे दिया। ये लाइन फिक्स है क्योंकि ये लाइन अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। जो लाइन एक जगह पे फिक्स कर दी गई, ये फिक्स लाइन इसलिए है क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ये अपनी जगह से कहीं भी, किसी भी तरफ, ना लेफ्ट ना राइट ना अप एंड डाउन, कहीं भी, ये कहीं भी बिल्कुल अपनी जगह से मूवमेंट में नहीं आएगी, हिलने वाली नहीं है। इसी को इंटरसेक्ट करती हुई एक ऐसी लाइन हम लेंगे जो एक्चुअली फिक्स नहीं है, वो कहीं भी मूव कर सकती है। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हम लेते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से ये जाती है। ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। चलिए इसको हमने इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम दे दिया। ये कोई और लाइन ले लीजिए, मान लीजिए कि P लाइन ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, जो भी नाम आप देना चाहें इसको दे दीजिए। ये जो हमारी फिक्स लाइन है और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है, ये एंगल हम इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ये एंगल हमारा जो है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ये वर्टिकल लाइन को हमने बोला कि ये फिक्स लाइन है और ये जो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको P से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, इसके बीच में एक अल्फा एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है इसको हमने अल्फा का नाम दे दिया और अल्फा से डिनोट कर दिया। अब हमने आपको बताया था कि ये लाइन मूव कर सकती है और ये फिक्स लाइन है, ये मूव नहीं करेगी, ये अपनी जगह पे रहेगी। तो इसको क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इसको पकड़ के और इस तरीके से इसको रोटेट किया, इसको घुमाया, तो ये किस तरीके का डायग्राम बन के आएगा, किस तरीके का शेप बन के आएगा। मेरे हिसाब से अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इसका शेप कुछ ऐसा बन के आएगा। ये यहाँ तक आया, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ तक आया और ऐसे घूम गया, इस तरीके से ये इसका शेप बन जाएगा। ये पॉइंट सपोज घूम करके हमने इसको पकड़ा और घुमा के यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसी तरीके से ये लाइन यहाँ पे आएगी और इसका जो नीचे का शेप होगा वो भी कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये तो हमने इस लाइन को मूवमेंट की कंडीशन में लिया है, मतलब इसको हम घुमा सकते हैं। तो इसी लाइन की वजह से, इसी लाइन की मूवमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा जो कोनिकल शेप बना है उसका रिस्पॉन्सिबल यही लाइन है। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसी ने अपने आप को मूव कराया यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो ये कोन का जो शेप बन के आया है वो इसी की वजह से बन के आया है, चाहे ये ऊपर का पोर्शन हो या उसी तरीके से जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हमने इधर ली थी, इसको भी हम इस तरीके से अगर मूव कराते तो यहाँ भी इस तरीके का एक डायग्राम कोनिकल बन सकता था। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाई दिया कि ऊपर भी एक कोन बन गया है और एक नीचे भी कोन बन गया है। और इसकी वजह कौन है? वजह है ये लाइन और ये लाइन जो कि एक जगह पे फिक्स है, और घूमी कौन रोटेट करके गई? ये वाली लाइन। तो इसीलिए इस लाइन को हम जनरेटर का नाम देते हैं। इस लाइन को हम जनरेटर का नाम देते हैं क्योंकि ये जो कोन है इसी ने जनरेट किया है बाय द मोशन अराउंड दिस फिक्स लाइन। इसके अराउंड जो इसने मोशन किया, जो इसने रोटेशन किया, रोटेट हुई लाइन, इसी वजह से ये पूरा का पूरा कोनिकल सिस्टम बना। अच्छा, जो ये ऊपर का पोर्शन है, कोन का जो ऊपर का पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर नेपे। इसको बोलते हैं अपर नेपे। और ये जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं लोअर नेपे। इसको बोल देते हैं लोअर नेपे। देखिए हमने क्या बात करी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक फिक्स लाइन ले ली थी, फिक्स लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक मूविंग लाइन ले ली, और इस मूविंग लाइन और इस वर्टिकल फिक्स लाइन के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। जब इसको घुमाया गया, इस वर्टिकल लाइन फिक्स लाइन के चारों तरफ जब एक घुमाया गया तो इसने ऊपर एक कोन का रूप ले लिया, कोन की तरह का एक डायग्राम
एक फ्रेम बन गया। वही चीज हमने ये मान लिया कि हमने अगर इसको पकड़ के अगर हमने ऊपर घुमाया तो नीचे ऑटोमेटिक ये घूम गया होगा, तो नीचे भी इसने कोन का ही रूप ले लिया होगा। तो ये जो एक डमरू टाइप फिगर बन रहा है, जो एक डमरू टाइप फिगर बन रहा है, इस डमरू टाइप फिगर में जो ऊपर का पोर्शन है इसका नाम रखा गया अपर नेपे, और जो नीचे का डमरू का आधा हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ दिस डमरू, ठीक, इसको बोला गया लोअर नेपे। और इस पूरी लाइन का नाम है जनरेटर। और जनरेटर नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि इसी ने इस पूरे डायग्राम को जनरेट किया है। कैसे? जब घुमाया गया तो इसी को घुमाया गया, इसी लाइन को रोटेशन दिया गया, इसी की वजह से ये डायग्राम बन के आया है, इसलिए इसको जनरेटर बोला गया। कोन का यही जनरेटर होता है। और कोन में इसी जनरेटर को जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ा करते थे, याद करिए, तो इसी को बोला जाता था स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का नाम हम देते थे। जो कोन इस तरीके से आपने कोन पढ़ा है और ये कोन इस तरीके से जो बनता था, तो ये तो होती थी इसकी वर्टिकल हाइट, और ये जो इसकी जो ये तिरछी ऊंचाई जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, तो इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई L। तो ये वही तिरछी ऊंचाई है, ये वही स्लांट हाइट है, उसी जनरेटर का नाम दिया गया है स्लांट हाइट। तो ये है किस तरीके से हम एक जो है कोन का निर्माण कर लेते हैं, किस तरीके से हम एक लाइन को एक फिक्स लाइन के चारों तरफ घुमा के और एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे एक डमरू टाइप फिगर बनाते हैं, जिसके ऊपर हिस्से को अपर नेपे और नीचे वाले हिस्से को लोअर नेपे बनाते हैं। तो ये जो हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है, एक फोटो बन के तैयार हुआ, इसी फोटो में हम कुछ सेक्शन अलग अलग टाइप से काटना शुरू करते हैं। इसी एक डमरू जैसे फिगर में जब हम स्लाइस काटते हैं, एक अलग अलग तरीके से एक प्लेन के मुताबिक सेक्शन काटते हैं, तो किस तरीके के सेक्शन को काटने से किस तरीके का कर्व हमें प्रोड्यूस होता है, आगे का जो डिस्कशन है उसी पे है। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से हम, तो ये जो हमने एक डमरू टाइप फिगर बनाया, इसको हम एक बार फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा एक डमरू टाइप फिगर बन गया था। ये आपका अपर नेपे हो गया और ये आपका लोअर नेपे हो गया, और ये इसकी हो गई वर्टिकल हाइट। ठीक है। अब एक प्लेन में, एक प्लेन के तहत, एक प्लेन के अलोंग हम इसमें एक ऐसा सेक्शन काटेंगे जिस प्लेन के साथ इस वर्टिकल लाइन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया हो। जिस प्लेन के साथ इस वर्टिकल लाइन ने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया हो, और इस एंगल को हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एंगल अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये एंगल हमारा किससे डिनोट किया जाता है? इधर भी हम कर सकते हैं, अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब इस वर्टिकल लाइन के साथ अगर कोई प्लेन इस तरीके से इसको काटता है कि उस प्लेन और इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बने, तो शायद वो लाइन इस तरीके से जा रही होगी। इस तरीके से जाने के बाद अगर हम एक प्लेन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से ये प्लेन रिप्रेजेंट होगा। ये एंगल हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने समझने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, इस प्लेन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, चाहे यहाँ पे देखिए चाहे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये प्लेन इस वर्टिकल एंगल के साथ जितना एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये एंगल हमारा होता है बीटा। तो जब ये एंगल बीटा जो है जब 90 डिग्री पे होता है, यानी कि ये वाला प्लेन अगर इस अपर नेपे को या लोअर नेपे को, किसी एक को इस वर्टिकल लाइन के साथ 90 डिग्री पे कट करता है, तो इसके अंदर जो एक फिगर बन के आता है, एक कर्व बन के आता है, वो ये क्या बन के आ जाता है? इसको बोलते हैं सर्कल। इस कंडीशन में ये सर्कल बनता है। तो ये यहां पे क्या है? ये बीटा। कौन सा एंगल? एंगल
बिटवीन एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द प्लेन इज 90 डिग्री। यहां पे क्या लिखा हमने, इफ एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द प्लेन इज 90 डिग्री। अगर यहां पे आपको क्लियर नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हौच पौच है, तो मैं फिर से आपको इस एंगल को अलग से दिखा दे रहा हूं कि एक्चुअली मैं कौन से एंगल की बात करना चाह रहा हूं। ये है, ये वर्टिकल लाइन हो गई। मान लीजिए आपने ये स्लाइस यहां पे ऐसे एक प्लेन के साथ कट कर दिया, तो प्लेन के साथ कट करने पे ये वाला जो एंगल बनता है इस लाइन के साथ और इस प्लेन के साथ, ये जो एंगल बनता है इसको बीटा बोलते हैं। तो बीटा एंगल पर ही डिपेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम बीटा एंगल पे ही डिपेंड करेगा कि कटने वाला जो कर्व है वो सर्कल है, या कटने वाला कर्व जो है वो पैराबोला है, या कटने वाला जो कर्व है वो हाइपरबोला है, या कटने वाला जो कर्व है वो इलिप्स है। बीटा पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। और इस चीज पे आप बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन सी बीटा की कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिस पर पैराबोला बनेगा, बीटा की कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जहां पर वो सर्कल फॉर्म कर देगा, बीटा की कौन सी कंडीशन होगी जब वो प्लेन इस डमरू टाइप फिगर को सेक्शन में बांटेगा तो वो इलिप्स देगा, और बीटा की कौन सी कंडीशन होगी जहां पर वो हाइपरबोला देगा। तो हमने आपको ये बताया कि जब बीटा ये प्लेन इस वर्टिकल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर इस अपर नेपे को कट कर रहा है, अगर ये प्लेन इस वर्टिकल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस अपर नेपे को या फिर लोअर नेपे को कट कर रहा है, तो इस प्लेन और इन दोनों स्लांट हाइट के बीच जो एक सेक्शन कटा है वो सेक्शन जो है सर्कल है। देन द सेक्शन विल बी, या इसको बोल सकते हो कोनिक सेक्शन। देन द कोनिक सेक्शन विल बी, कोनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसी कोन से कटा है। देन द कोनिक सेक्शन विल बी सर्कल, देन द कोनिक सेक्शन विल बी सर्कल। तो पूरी बात आप क्लियर कर लीजिए कि आपको मैंने अभी तक जो डिस्कशन आपके साथ किया वो ये किया है कि एक्चुअली ये डमरू टाइप फिगर बनता कब है, और डमरू टाइप फिगर के अपर नेपे या लोअर नेपे में किस तरीके से प्लेन से उसमें एक सेक्शन काटा जाए कि जो कोनिक सेक्शन मिले वो सर्कल का फॉर्म हो, वो सर्कल बने। तो किस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन और वर्टिकल लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरीके से वो प्लेन चले, उसके साथ वो प्लेन इस तरीके से चले कि कोन के साथ, कोन और वर्टिकल लाइन के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर इस प्लेन के साथ और वर्टिकल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो प्लेन अंदर जो कोनिक सेक्शन कटेगा, ये दिखाई दे रहा है, जो कोनिक सेक्शन कट के आता है ये सर्कल का फॉर्म होगा। यहीं से हमें पता चलता है कि कोनिक सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन कट के आता है वो सर्कल का आता है। कब? व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा 90 डिग्री है, ये तो पता चल गया कि जब बीटा 90 डिग्री हो उस कंडीशन में जो प्लेन सेक्शन काटेगा वो सर्कल होगा। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि बीटा एंगल एक्चुअली किस किस के बीच का एंगल होता है। तो ये पता होना चाहिए अगर, तो वर्टिकल लाइन एक तरीके से अगर एक अपर नैपे की बात करें तो अपर नैपे इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो कोन की हाइट के साथ जो 90 डिग्री वाली लाइन जाती है वही है प्लेन। तो प्लेन और वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? बीटा। तो इस बीटा के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो सर्कल कैसे बना यह आपको क्लियर हो गया। कौन सा कोनिक सेक्शन का पार्ट सर्कल होगा, किस तरीके से सर्कल बनेगा, यह आपको क्लियर हो गया।
अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इलिप्स कैसे, हम कौन से कोनिक सेक्शन को हम इलिप्स बोलेंगे और किस तरीके से वो सेक्शन कटेगा जब हमारा इलिप्स हमें मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इलिप्स की, कि इलिप्स कब फॉर्म होता है और किस तरीके से सेक्शन कटे कि हमें इलिप्स मिल जाए। तो फिर से हम उसी डमरू टाइप फिगर की तरफ चलना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहेंगे, बड़े फिगर में हमें चीजें क्लियर होती हुई ज्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं। ये हमने फिगर बना दिया। ये इसको आप जानते हो, ये क्या है, ये आपका अपर नैपे हो गया। बार बार चीज़ों को लिखने से वो दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर कभी भूलती नहीं है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी चीज़ को बार बार क्यों लिखें। जितनी बार आप डायग्राम बनाइए, चीज़ों को उतनी बार लिखिए। और इन सब, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि इन सब चीज़ों को पढ़ के क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें जब हमें क्लियर रहती हैं तो इन्हीं से निकलते हैं क्वेश्चन, इन्हीं से निकलते हैं फार्मूले, इन्हीं में सारी जड़ होती है, इन्हीं में सारे बेसिक्स होते हैं। तो जिनको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनको एक्चुअली क्वेश्चन बहुत आसानी से फिर आने लग जाते हैं। अदरवाइज फार्मूला रट लेना और छपी छपाई वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देना, ये तो करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। तो अगर इन पे आप पहुँच गए, इन पे आपकी ग्रिप अच्छी है, तो फिर आप ना चैप्टर को फील करने लग जाते हो, चैप्टर आपके अंदर चलने लग जाता है। तो ये है आपका, फिर से देखिए, अपर नैपे और लोअर नैपे। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसका सेक्शन कट करते हैं कि हमें क्या मिल जाता है, हमें इलिप्स मिल जाता है। चलिए देखते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ते हैं और सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना है। देखिए प्लेन को हम क्या करते हैं, अभी तक जिस प्लेन को हमने 90 डिग्री पे लिया था, बिल्कुल ऐसे लिया था 90 डिग्री पे, वो 90 डिग्री वाला प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देना है, नीचे की तरफ ऐसे इंक्लाइंड कर देना है। मान लीजिए किसी ब्लेड से आपने काटा, तो ब्लेड से जब आपने काटा तो ब्लेड एकदम आप 90 डिग्री पे जब आप लेके जाते हो, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके जाते हो, तो जो सेक्शन कटता है वो तो सर्कल, उसका तो डिस्कशन हमारा हो गया। अब इस ब्लेड को, इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड करेंगे, यूं, मतलब ऊपर से लेके आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से लेकर आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। तो कुछ प्लेन हमारा इस तरीके से चलेगा, आप लोगों को पता है, इस तरीके से ये प्लेन हमारा चलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें ऐसा, ये प्लेन हमारा ऐसा चलेगा इस तरीके से। तो तब यहां पर जो ये सेक्शन कटता है, ये वाला जो सेक्शन कटता है, ये इलिप्स आता है, इलिप्स। ठीक, ये थोड़ा सा मेरा फिगर बनाने का जो तजुर्बा है वो बहुत ही अच्छा है, आपको देखने में लग ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये इलिप्स, जिसको बोलते हैं अंडाकार, ठीक, ये सर्कल नहीं बनेगा, अब इलिप्स बनेगा, कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। तो ये इलिप्स कब बनता है, अब देखिए मेरी बात समझिए, बीटा जो है वो प्लेन की लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है। मैंने आपसे बोला था पहले भी कि वर्टिकल लाइन और प्लेन की जो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल होता है उसी को बीटा बोलते हैं। और यहां पर देखिए आप, ये जो जनरेटर है और जो वर्टिकल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल होता है इसको हम अल्फा बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार इसलिए उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भी बार बार रिपीट करें और आपके भी दिमाग में चीजें चिपक कर रह जाएं। ठीक, जनरेटर और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा है, और वर्टिकल लाइन और जिस प्लेन से आप इसमें सेक्शन काटने की कोशिश कर रहे हो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो बीटा है। ठीक है, तो ये जो बीटा अंदर वाला एंगल ये बनता है,
ये एंगल, ये अंदर की तरफ ये एंगल 90 डिग्री से कम हो गया है। देखिए पहले जब ये लाइन सीधी थी, बिल्कुल ऐसे जा रही थी, तो यहां पर 90 डिग्री था। उस सेक्शन के कटने से हमें सर्कल मिला था, वो सेक्शन हमारा सर्कल कट के आया था। अब इसको हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दिया है, ऐसे प्रेस कर दिया है, इंक्लाइंड कर दिया है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम हो गया। तो कहने का मतलब इफ ये अल्फा भी, जो ये एंगल है जनरेटर और वर्टिकल लाइन के बीच वाला, ये भी बीटा से कम होना चाहिए, एक चीज। और जो ये बीटा है दैट ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो सेक्शन कट के आता है वो एलिप्स होता है। बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला कि जो ये अल्फा है वो इस एंगल से कम होना चाहिए। ये इसके साथ आप एंगल देखते हो, ये जो बीच वाली लाइन है यहां पर, यहां पर आप बीटा ले लेते हो, तो जब आप नीचे की तरफ ऐसे करोगे वैसे ये दोनों, ये लाइन तीनों लाइनें पैरेलल हैं। और जब 3 लाइनें हो चाहे 2 लाइनें हो, पैरेलल को जब कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो ये एंगल सब होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये ऑल द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। बहुत छोटी क्लास में हमने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये हुआ, और फिर ये एंगल पता है तो ये पता चल जाएगा, ये पता है तो ये पता चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो बीच वाली जो लाइन है, इसके और वर्टिकल लाइन के बीच में ये एंगल बीटा होता है। तो ये एंगल इससे बड़ा होना चाहिए, ये एंगल इससे छोटा होना चाहिए। तो जब अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए, 90 डिग्री से कम। ये सीधे जब प्लेन गया था तो सर्कल बना था, जैसे इसको थोड़ा सा हमने इंक्लाइंड किया तो इस कंडीशन में जो सेक्शन कटता है वो सेक्शन एलिप्स होता है। ठीक, तो इन द above condition, in the above condition, the section will be ellipse, section will be ellipse। तो बस 2 चीजों पे हमारा डिस्कशन हुआ। पहला क्या, पहला when बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सा सेक्शन, सर्कल। दूसरा क्या, व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो क्या, एलिप्स। कौन सा सेक्शन, एलिप्स। तो हमारा डिस्कशन जो है वो सर्कल को लेकर के और एलिप्स को लेकर के यहां पर खत्म होता है। यानी हम आपको ये बता चुके हैं कि इस डमरू जैसे डायग्राम को किस तरीके से काटा जाए कि हमें सर्कल मिल जाए, और इस डमरू जैसे डायग्राम को किस तरीके से काटा जाए कि हमें एलिप्स मिल जाए। अब मैं बात करूंगा कि इस डमरू जैसे डायग्राम को किस तरीके से काटा जाए कि जो सेक्शन मिले वो पैराबोला मिले। तो देखिए किस तरीके से हम कट करते हैं इसको। अब बात होगी हमारी पैराबोला पे। चलिए देखते हैं। पैराबोला को ढूंढना है कि इस डायग्राम में, कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम लीजिए, उसी डायग्राम को बार बार बनाइए, उसी डायग्राम को में बार बार अपने सेक्शन काटिए और ढूंढिए कि कब सर्कल, कब एलिप्स और कब पैराबोला। खैर सर्कल और एलिप्स का हमारा जो खेल था वो खत्म हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पैराबोला कैसे कट होता है, किस तरीके से सेक्शन कटे कि वो पैराबोला मिले। तो चलिए देखते हैं पैराबोला के लिए क्या किया जाए। देखिए पैराबोला के लिए हमारा जो प्लेन है वो इसको इधर से नहीं काटेगा, ऊपर से काटेगा। जो प्लेन है ये इसका सेक्शन ऊपर से लेगा। तो प्लेन की जो एक लाइन है वो यहां से ऐसे निकलेगी, दूसरी लाइन ऐसे निकलेगी। इस तरीके से ये प्लेन की लाइन यहां से निकलेगी और ये प्लेन ये ऐसा होगा और इस तरीके से इसके टुकड़े को काटेगा। इस तरीके से इसमें से एक स्लाइस काटेगा
ये प्लेन इसमें से एक सेक्शन काटेगा ऊपर से, तब जाके यहाँ से पैराबोला मिलेगा। किस तरीके से ये पैराबोला हमको मिलेगा ये आप देखने की कोशिश करिए। यहाँ से देखिए इस तरीके से चल के और ये पैराबोला हमको मिलेगा, ये यहाँ से ऐसा, ये पैराबोला देखिए इस तरीके से, ये पैराबोला हमें यहाँ से दिखाई देता है कि इस तरीके से ये कट के बाहर आया, इस तरीके से ये पैराबोला मिलेगा, ये। तो अब ये क्या कंडीशन थी इसके कट होने की? देखिए ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये और वर्टिकल लाइन ये, इनके बीच में जो ये एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा। और ये जो जनरेटर है और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। ठीक है ना? ये जो जनरेटर है, जनरेटर जिस लाइन को हम जनरेटर बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन है कोन की, इसके बीच का एंगल अल्फा, और वर्टिकल लाइन और इस प्लेन की ये जो लाइन है बीच वाली, इसके बीच का एंगल बीटा। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि इसी से हम ये फाइनलाइज करेंगे कि ये एंगल कितना हो कि ये जो सेक्शन कट रहा है ये पैराबोला हो जाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये है ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और आपको बताया गया जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल मिल करके एक जेड फॉर्म करें, ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल मिलके एक जेड फॉर्म करें, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। तो जब अल्फा और बीटा अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, दो पैरेलल लाइन को यहाँ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो सेक्शन कट के आता है, जो सेक्शन हमें मिलता है, वो होता है पैराबोला। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ पर एक बार इस डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, और आपको मैं इसको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये किस तरीके से कटा होगा। देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये प्लेन की एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई, ये और ये इस तरीके से गई, और यहां से जो प्लेन कटेगा वो कहां से चलेगा? ये प्लेन कटेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेन कटेगा। थोड़ा ये बाहर चला गया, इसको अंदर से लेना है। ये पैराबोला कटेगा। तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। ये लाइनें ये तीनों पैरेलल हैं, ये और ये, तो इन दो पैरेलल लाइनों को ये ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेक्शन कटता है ये होता है क्या? पैराबोला। तो कहने का मतलब हुआ कि व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन द सेक्शन विल बी, यहां पे देखिए, व्हेन द अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन द सेक्शन will be parabola, then the section will be parabola। तो ये हुआ सेक्शन पैराबोला का कि किस तरीके से ये कट हो तो हमारा पैराबोला मिले। तो हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। एक कि पहला सेक्शन किस तरीके से कट हो कि सर्कल मिल जाए। तो क्या बताया था कि जो प्लेन है वो वर्टिकल लाइन के साथ बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करे, यानी बीटा जो है वो 90 डिग्री हो, तो हमें सर्कल मिला। दूसरी कंडीशन में हमने क्या डिस्कशन किया कि जो आपका प्लेन है वो 90 डिग्री पे ना जा करके थोड़ा सा झुक के उसको काटे, ऐसे ऊपर से चले और नीचे की तरफ काटता चला जाए, तो बीटा जो है वो इंक्लाइंड हो जाता है अंदर की तरफ।
तो यानी वो 90 डिग्री से उसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। जब 90 डिग्री से कम हो जाता है मतलब जो बीटा है वो एक्यूट हो जाएगा, और जो अल्फा है नीचे, अल्फा यानी जनरेटर और वर्टिकल लाइन के, जनरेटर और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल है अल्फा, वो बीटा से कम होना चाहिए और बीटा खुद भी 90 डिग्री से कम हो। तो ऐसी कंडीशन में जो सेक्शन प्रोड्यूस होता है वो होता है इलिप्स। और तीसरा अभी अभी हमने आपको बताया क्या, कि जब अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इसमें जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन से चल के उस डायरेक्शन तक इस डायग्राम को सेक्शन में नहीं बांटता, ऊपर से एक टुकड़ा इसका काटता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेक्शन निकलता है वो सेक्शन होता है पैराबोला। तो बीटा इज 90 डिग्री, नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 अल्फा इज लेस देन बीटा एंड लेस देन 90 डिग्री, नंबर 2 दैट इज इलिप्स, एंड नंबर 3 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड जनरेटर is equal to the angle between the vertical lines and plane is equal to each other, then the section will be क्या, पैराबोला। तो ये 3 चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ। अब मेरा चौथा डिस्कशन होगा किसके ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर, और ये हमारा लास्ट डिस्कशन होगा कि चौथा और सबसे लास्ट किस तरीके से इसको काटा जाए कि हमें हाइपरबोला मिल जाए, हमें सेक्शन के तौर पे हाइपरबोला मिले, किस तरीके से वो सेक्शन कट हो, उस पे डिस्कशन होगा। इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि सिर्फ 3 ऐसे सेक्शन हैं। नंबर 1 क्या, सर्कल, नंबर 1 सर्कल, और नंबर 2 अभी अभी हमने बात करी इलिप्स की, और तीसरा अभी अभी मैंने उस पर भी डिस्कशन किया, पैराबोला। ये 3 सेक्शन, कोनिक सेक्शन ऐसे हैं जिन पे इस जो ये पूरा का पूरा डबल नैपे डायग्राम है, डबल नैपे डायग्राम में सिर्फ यही 3 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सेक्शन के तौर पर एक ही नैपे कट होता है। चाहे वो लोअर नैपे आप काट के देख लीजिए, चाहे अपर नैपे काट के देख लीजिए, सिर्फ एक ही नैपे कट होता है इस डबल नैपे डायग्राम में। चाहे आप सर्कल के लिए बात कर रहे हो, चाहे इलिप्स के लिए बात कर रहे हो, चाहे पैराबोला के लिए। आपने देखा भी तीनों में हमने सेक्शन काटे, लेकिन किसी में ऐसा नहीं हुआ कि दोनों नैपे कट हुए हों। 3 के तीनों में सिंगल नैपे, इस डबल नैपे डायग्राम में सिर्फ अपर नैपे ही हमने कट करके देखा है। लेकिन चौथा जो सेक्शन है हाइपरबोला, वो एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें आपके दोनों नैपे कटते हैं, तब जाकर के हाइपरबोला जैसा सेक्शन फॉर्म हो पाता है। तो वही हमें देखना है कि किस तरीके का ये सेक्शन कटता है जिसमें दोनों नैपे कटने के बाद हाइपरबोला जनरेट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब बात होगी किस पे, हाइपरबोला पे। देखिए हाइपरबोला के बारे में अगर बात करें तो ये सब 3D डायग्राम है। देखिए बोर्ड पे खाली रफली समझने के लिए बनाए जा सकते हैं, इतने क्लेरिफाई नहीं किए जा सकते कि आपको बिल्कुल वैसा दिखे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंडसेट करके और अपनी बुक का इस्तेमाल करें और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे कटा होगा। देखिए जैसे ये डायग्राम है, इसी को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने के लिए फिर से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक डबल नैपे डायग्राम मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ, ये बना दिया। ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि इसकी वर्टिकल लाइन है और इसकी हाइट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कट करने का जो तरीका मैंने बताया था आपको कि इसमें दोनों के दोनों अपर नैपे और लोअर नैपे दोनों एक साथ कटते हैं। कैसे कटेंगे, देखिए एक लाइन यहां से ऐसे चलती है और ये सीधे चली जाती है ऐसे, और एक लाइन यहां से सीधे जाके यहां से निकल जाती है, और एक लाइन ये यहां से चलती है। तो ये जो सीधे लाइन आई है इससे यहां पे जाके मिलती है और ये इसको कट कर देती है। कट करने के बाद ये जो बीच वाली लाइन है, ये डॉटेड लाइन इस तरीके से निकलती है।
तो ये जो डॉटेड लाइन आती है, ये बीच वाली लाइन, इसके बीच में ये जो बीटा एंगल बन जाता है, ठीक, ये वही लाइन है जो हम लोग इसमें प्लेन में ऐसे लेते थे। तो ये जो बीच वाली लाइन है जिसने सर्कल में 90 डिग्री बनाया था वर्टिकल के साथ, फिर इसी प्लेन में इस बीच वाली लाइन ने वर्टिकल के साथ जो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम बनी थी, फिर इसी ने जो कट किया था वर्टिकल के साइड, बीटा यहाँ भी 90 डिग्री से कम था, तो एक में सर्कल काट दिया था इसने, एक में इलिप्स और एक में पैराबोला। इसमें क्या है, ये वर्टिकल लाइन वही है, इसके साथ जो ये बीटा एंगल है ये बन रहा है, और ये जनरेटर, ये आपका जनरेटर और वर्टिकल लाइन के बीच में ये जो एंगल अल्फा बन रहा है। तो एक पार्ट ये इधर कटता है और दूसरा ये इधर से कटता है, ये तो ऐसे ही बनता है ना हाइपरबोला। एक कर्व ऊपर इधर दिखेगा और एक कर्व नीचे इधर दिखेगा, जैसे ये इस तरीके से हाइपरबोला बनता है। तो इधर वाला कर्व ये इधर दिखाई दे रहा है और इधर वाला कर्व ये इधर दिखाई दे रहा है। तो एंगल की क्या कंडीशन रही होगी वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे। एंगुलर कंडीशन बनेगी इस बीटा और इस अल्फा को मद्देनजर रखते हुए कि इन अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन रहा होगा, किस तरीके से किस एंगल पे ये काटा गया होगा कि इसमें हाइपरबोला फॉर्म हो जाए, जो इसका सेक्शन कट के आए वो इसमें हाइपरबोला फॉर्म हो जाए। तो वो बनता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू बीटा इज लेस देन अल्फा। इस कंडीशन पे अगर ये कटेगा तो समझ लीजिए वो हाइपरबोला बनेगा। तो एक बार मैं क्या करना चाहता हूं कि चारों कंडीशन जो हैं उनकी जो एंगुलर कंडीशन है मैं उनको एक बार नोट कर देता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बट विदाउट डायग्राम। देखिए सबसे पहले बीटा जो है जब 90 डिग्री बना था तो क्या बना था, सर्कल। फिर दूसरी कंडीशन बीटा 90 डिग्री जब बना था तो क्या आया था, सर्कल। फिर दूसरी कंडीशन में क्या था, दूसरी कंडीशन में था कि जो अल्फा था वो बीटा से कम था और बीटा खुद भी 90 डिग्री से कम था। ऐसी कंडीशन में कौन सा सेक्शन बन के आया था, इलिप्स। फिर तीसरी चीज थी कि अल्फा और बीटा दोनों एग्जैक्ट इक्वल हो गए थे, क्या बन के आया था, ऐसे में ये सेक्शन था पैराबोला। उसके बाद फिर चौथी और लास्ट कंडीशन जो थी वो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू बीटा इज लेस देन अल्फा। इस कंडीशन में जो सेक्शन बन के आया, जो कर्व बन के आया वो क्या था, हाइपरबोला। जो कंडीशन बन के आया वो हाइपरबोला। तो जो पहला कर्व है वो सर्कल, दूसरा इलिप्स, तीसरा पैराबोला और चौथा हाइपरबोला। तो ये थे कि एक डबल नेपे डायग्राम को किस कंडीशन में उसके सेक्शन काटे जाएं कि उनका जो सेक्शन का फॉर्म है वो सर्कल बन जाए, इलिप्स बन जाए, पैराबोला बन जाए और हाइपरबोला बन जाए। तो ये था आज का इतना सेशन जहां हमने ये सीखा कि डबल नेपे डायग्राम से सेक्शन कैसे काटे जाएं और कौन सा सेक्शन कौन से कर्व का रूप लेता है। अब अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूलों के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। इनके बारे में पैराबोला का अलग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम, हाइपरबोला का अलग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम, पैराबोला का सर्कल का अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, और उसके बाद इलिप्स का अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चारों को अलग अलग करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार।